अभी दिसंबर 2025 में क्या हुआ ये सबको याद रहने वाला है। डेंस फॉग का, सिस्टम ग्लिचेस हुए, क्रू शॉर्टेजेस हुए, ओवरऑल इंडिगो जो कि इंडिया का एविएशन का ऑल्टर ईगो है वो पूरा खत्म हो गया। फ्लाइट्स गायब हो गई और लोग एयरपोर्ट पे सो रहे थे, मीटिंग्स मिस हो रही थी, वेडिंग्स जहाँ पे दुल्हन एक जगह है दूल्हा कहीं और है, ऑनलाइन वेडिंग हो रही है। ये सब कभी देखा नहीं गया बॉस। इनफैक्ट कोविड में भी इतना बुरा हाल नहीं था जो कि उन 2 दिन में देखने को मिला। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। आपने बेटा पूरी पिक्चर देखी ही नहीं है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट इंडिया इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। एक ऐसा बॉम्ब जो अगर फटा तो इंडिया की इकोनॉमी कुछ समय तक तो भाई साहब रुक ही जाएगी लिटरली। यकीन मानो मेरा, वी हैव अ फ्री मार्केट ऐसा बोला जाता है। लॉजिक क्या दिया जाता है कि हमारे पास इंडिगो है, एयर इंडिया भी है, स्पाइसजेट भी है, आकाशा भी है, इतनी सारी एयरलाइंस है। बट अगर आप डेटा देखो ना, डेटा साफ साफ बताता है एक चीज, वो क्या है कि लगभग 65% जो आपके रूट्स है जहाँ पे प्लेन उड़ाए जाते हैं उनमें मोर और लेस इंडिगो ही है और कोई है ही नहीं बॉस। प्रिसाइज रेट आपको बताओ, वेल 35% ऑफ द रूट्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही प्लेन उड़ाता है। मतलब रायपुर टू जयपुर, दीमापुर टू कोलकाता, टूटीकोरिन टू चेन्नई, ओनली इंडिगो। और अच्छे खासे अपने इस रूट से जिसमें लगभग 30% रूट्स पे नियर मोनोपोली इंडिगो की। जिसका मतलब क्या होता है कि बॉस अगर 9 प्लेन वहाँ पे उड़ते तो 8 इंडिगो की उड़ते हैं। इंडिगो गायब तो प्रैक्टिकली अगर फ्लाइट ही नहीं है। अब जरा सोचो आप, कल को किसी भी कारण से इंडिगो अगर 2 दिन के लिए डाउन हो गया, मान लो कोई साइबर अटैक हो गया, देन डोमिनो इफेक्ट उसका समझो। फॉर एग्जांपल फार्मा की कोल्ड चेन्स पे क्या असर होगा। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन जो भी होते हैं ना, वो प्लेन्स के बेली कार्गो में ट्रैवल करता है, उसको इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इंडिगो तो इस मामले में किंग है इंडिया में। अगर उसके प्लेन ही नहीं उड़ेंगे तो मेडिसिन सही टाइम पे ना ही यहाँ से उड़ेंगे ना ही सही टाइम पे सही जगह पहुंचेंगे। और दिक्कत है सीइंग को स्पॉट ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 4 से 8 घंटे की। अगर टाइम पे प्लेन ही नहीं उड़ रहे तो जिनको ऑर्गन्स की जरूरत है, जो कि वेटिंग लिस्ट में, उनको सही टाइम पे आंखें नहीं मिलेंगी, दिल नहीं मिलेगी, किडनी नहीं मिलेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एंड सिमिलरली ये खाली हेल्थ केयर की रीजन नहीं है। आप जरा सोचो जस्ट इन टाइम इकोनॉमी का क्या होगा। मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लो, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का एग्जांपल ले लो। ये लोग महीनों के स्पेयर पार्ट स्टोर करके नहीं रखते हैं। काफी सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पे फ्लाई करके लाई जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। अगर टाइम पे मानेसर या चेन्नई सामान नहीं पहुंचा तो बॉस 24 घंटे बाद से तो फैक्ट्रियां कर्टेलमेंट पे आ जाती हैं, प्रोडक्शन घूमने लग जाती है। एंड अब जरा सोचो, ये सब भी हटा दो, अगर आप आम आदमी की बात सोचे, अगर उसकी फ्लाइटें मिस हो गई या फ्लाइटें कैंसिल हुई, दिन के 5 लाख लोग जो कि फ्लाइट्स पकड़ते हैं उसमें लगभग 3 लाख लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के भरोसे बैठे हैं। वो लोग अगर सबके सब रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लोग बोलते हैं कि यार ट्रेनें इतनी है कहीं ना कहीं बैठ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप सोचो हमारी जो ट्रेन है वो ऑलरेडी ओवरफुल होके जाती है, लोग बिना टिकट के भर के जाते हैं, उसके ऊपर और 3 लाख लोग है ना, हालत टाइट हो जाएगी। तो मुद्दे की बात यह कि ये कोई बिजनेस प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। आज ग्रो एज विद जैद मुद्रा यानी मेरे साथ हम इस एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया को चाइना और अमेरिका से क्या क्या सीखने को मिल सकता है इस मार्केट के बारे में। हम एक्सपोज करेंगे कि एयरपोर्ट्स का जो पूरा इंडस्ट्री है वो कैसे एयरलाइंस का जब टिकट आपका बनता है उसका 30-40% सारा का सारा खा जाता है। और हम समझेंगे कि कैसे एक इंडियन कंपनी ने पूरे देश को ब्लू पेंट करके रख दिया है, और ये जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही हो। वेलकम टू द डीप एल। तो सबसे पहले दोस्तों, इंडिगो की सक्सेस को अगर समझना है तो हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि इंडिगो एक जीनियस है, वो है नो डाउट, लेकिन असली शुरुआत जो है वो इस बात पे होती है कि 1970s में यूएसए में एक एयरलाइन थी जिसका नाम था साउथ वेस्ट एयरलाइंस। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्रैक कर लिया था। वो क्या था, एक प्लेन तभी पैसा बनाता है जब वो हवा में होता है, और वो जमीन पे तो लायबिलिटी है। उन्होंने एक रूल बना लिया, 10 मिनट टर्न अराउंड। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ बिल फ्रैंकलिन, जो कि इस एयरलाइन के वीपी ऑफ ऑपरेशंस हुआ करते थे। उन्होंने क्या देखा कि बस हमारी एयरलाइन तो बैंकरप्ट होने जा रही है, तो इस कगार पे आ गए थे। उनके 4 ही प्लेन से उनमें से एक उनको बेचना पड़ गया था सैलरीज पे करने के लिए। और तब उन्होंने बोला कि बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल ऐसे सर्वाइव करना। उन्होंने बोला अगर तुमने 10 मिनट में प्लेन खाली करके वापस उड़ाया नहीं तो बॉस हम सब के सब सड़क पे आ जाएंगे। इट वॉज लाइक अ फार्मूला 1 का पिट स्टॉप। एज सुन एज व्हील्स टच द ग्राउंड, जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, पायलट वुड जंप आउट टू क्लीन द आइल। होस्टेसेस जो भी होते थे वो ग्रैब करेंगे गार्बेज बैग को, सारा का सारा कचरा साफ करेंगे। फूड ट्रक्स, वेल जरूरत ही नहीं कि वो बहुत सारा टाइम लगाते हैं, हमें चाहिए नहीं, फूड नहीं बांटना है, और कोई सीट असाइनमेंट नहीं। लोग अंदर उसको बैठो जाम सीट मिलती है, वरना लोग सीट्स के लिए लड़ते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। बेसिकली जो टाइम बचा सके बचाओ ताकि प्लेन वापस फटाफट हवा में उड़े। और फिर आए 90s में यूरोप में एक एयरलाइन जिसका नाम है रायन और उसके सीईओ थे माइकल ओलेरी। उन्होंने इस मॉडल को उठाया और ज्यादा ब्रूटल बना दिया। आफ्टर ऑल साउथ वेस्ट का जो मॉडल था वो एफिशिएंट था, लेकिन रायनर ने बोला चीप भी बनाइए भैया, बहुत ज्यादा सस्ता करना है। तो उनकी फिलोसफी क्या थी,
आप अपनी सीट के लिए पैसे ले रहे हो वो देंगे, लेकिन ऑक्सीजन साथ में फ्री मिलेगा, उसके अलावा हर चीज़ के पैसे आपसे लेंगे। अगर आपको बोर्डिंग पास चाहिए, लाओ जी 50 यूरो। अगर आपको पानी चाहिए 3 यूरो लो। आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, वेल उस पे तो खर्चा लगेगा ना। उन लोगों ने ये किया, जगह जगह से अपने कस्टमर सपोर्ट के नंबर ही हटा दिए क्योंकि कॉल ही ना कर पाए। आप समझ पा रहे हो? दैट इज द काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग दैट दे वेंट फॉर। अब जरा सोचो, इंडिगो इज इफेक्टिवली द जेनेटिक चाइल्ड ऑफ दीज टू जाइंट्स। उन्होंने साउथ वेस्ट का ऑपरेशनल एफिशिएंसी उठाया और रायनेयर का अप्रोच उठाया कि हर छोटी छोटी चीज़ का सेपरेट चार्जेस कर दो। एंड इफेक्टिवली दे अराइव्ड एट अ मॉडल जहाँ पे 30 मिनट टर्न का उनका टारगेट रहता है और बोलते हैं कि हर छोटी चीज़ का सीट चाहिए, ये चार्ज करके वो अपना हिसाब करने लगे। एंड इसको क्लासी बनाने के लिए दे बैक्ड इट ऑल विद गर्ल पावर एंड अ लॉट ऑफ क्लीन कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। एंड ये था पूरा गीत। पर जरा एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देते हैं। आपने कभी नोटिस किया, इंडिगो के पास सालों तक सिर्फ एक ही प्लेन था, दैट वाज एयरबस का A320। वाई? ऐसा है कि इंडिगो को इस प्लेन से प्यार है? नहीं, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज। अगर आपके पास 500 मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, राइट, आपको स्पेयर पार्ट्स क्या चाहिए? आपको एक ही तरह का इंजन, एक ही तरह का टायर, एक ही तरह का स्क्रू आपको रखना पड़ेगा। आप वो सब बल्क में खरीद सकते हो, आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली मैकेनिक्स का सोचो, आपके मैकेनिक्स को 4 तरह की अलग अलग गाड़ियाँ ठीक करने के बारे में नहीं सीखना है, उनको एक ही गाड़ी पे अपना हाथ साफ करना। और ऐसा कि बॉस जब भी गाड़ी है फटाफट काम किया, आगे निकाला। जितनी ज़्यादा गाड़ियों पर उनको काम करना पड़ेगा उतना स्लो काम होगा और उतना ही ज़्यादा उस पर कॉस्ट भी आएगा और उतनी ज़्यादा मैकेनिक भी रखने पड़ेंगे। यहाँ पे वो टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? पायलट्स का परम्यूटेशन। सोचो, अगर कोई भी पायलट है, वो ऐसा नहीं कि वो बोइंग का प्लेन उड़ा रहा है, कल उसने एयरबस का उठा लिया। उसको हर प्लेन को उड़ाने के लिए सेपरेट एक लाइसेंस लगता है। यहाँ पे क्योंकि सारे पायलट्स ही आपके सेम है, आपका एक पायलट बीमार हो, आप दूसरे को उठा के यहाँ पे बिठाए, तो दूसरा पायलट बीमार हो, तीसरे को उठा के बिठा, तो ये प्लेन उड़ता रहता है, टेंशन नहीं है। कंपेयर दैट टू ओल्ड एयर इंडिया या फिर जेट एयरवेज या फिर स्पाइस जेट की बात कर लो, वहाँ पे तो पूरा जू है, तरह तरह के प्लेन है। रिजल्ट क्या होता है? आपके पास अगर प्लेन सामने खड़ा लेकिन उसमें पायलट जो है वो तबीयत उसकी खराब हो गई, दूसरा पायलट आपके पास है लेकिन वो उड़ा नहीं सकता कि वो तो एयरबस का पायलट है। आप समझ रहे हो? इस पूरी प्रॉब्लम को इंडिगो ने यहाँ पे एक तरह से सॉल्व कर दिया, ये चीज़ करके कि हम प्लेन ही एक ही रख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसको ज़रा एक पैसेंजर की नज़र से समझते हैं। एक पैसेंजर जो कि एक एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर अपने गेट पे खड़ा है, प्लेन उसके सामने खड़ा है लेकिन फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पायलट अवेलेबल नहीं है या फिर प्लेन में कोई खराबी आ गई या फिर कोई पार्ट नहीं मिल रहा है। इंडिगो में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि पूरा मॉडल ही कॉपी पेस्ट के ऊपर है। पायलट है बीमार, पायलट बी को बुलाओ, प्लेन है खराब, प्लेन बी के पार्ट्स लगा दो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जब एयरलाइंस ही करते हो, पता है क्या होता है? लोग बोलते हैं भाई फ्लाइटें इतनी महंगी हो रही हैं, टिकटें देखो इतनी महंगी हो गई, दिल्ली से बॉम्बे का इतना पैसा थोड़ी लगता है। उनको लगता है कि एयर इंडिया, इंडिगो उनसे पूरा पैसा चूस रहे हैं। इफेक्टिवली सच बताऊं, ये वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर आप इनवॉइस को देखोगे ना तो आपको लगता है कि एयरलाइन बिजनेस से हमसे इतना पैसा लेकर के सारा कमा लेती है और इससे उनका प्रॉफिट बनता है। ऐसा नहीं है। पैसा कमाता है लैंडलॉर्ड यानी कि एयरपोर्ट। इंडिया में एयरपोर्ट्स अब पब्लिक नहीं है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो डायल चलाता है जो कि GMR ओन करता है। मुंबई का एयरपोर्ट आपका अडानी ग्रुप चलाता है और भी काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि आज प्राइवेटाइज हो चुके हैं। ये प्राइवेट रियल एस्टेट्स हैं और अगर आप उनकी नज़र से सोचो तो उनके लिए जो भी टिकट आप खरीद रहे हो उससे अच्छा खासा पैसा कमाना है उनको, जिससे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट उनके बन जाते हैं, जैसे UDF यानी यूज़र डेवलपमेंट फी। कभी भी अपने टिकट पे देखिएगा ये आपका 200 से 1200 रुपये तक आपका वेरी करता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा होता है। एंड जैसे ही आप किसी भी एयरपोर्ट के अंदर घुसते हो, ये वाला फी एयरलाइन को देना पड़ता है एयरपोर्ट को कि हाँ भाई ये आदमी आया है, आपके एयरपोर्ट की टर्मिनल के अंदर घुस गया है। एंड रिसेंटली हमारे जो प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इस फी को हाइक करने की डिमांड भी की है, ऑल द वे अप टू 500%, क्योंकि खर्चा इतना, इन्वेस्टमेंट इतना है, आप एक्सपेंशन इतना कर रहे हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। सिमिलरली एक और जो चार्ज आता है वो होता है लैंडिंग चार्जेस। अब सोचो, जब इंडिगो का प्लेन रनवे को टच करता है ना, वहीं पे एक मीटर चालू हो जाता है और जितना प्लेन का वजन है उस हिसाब से ये वाला पैसा लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि यार एक एयरबस का A320 प्लेन है, उसका वजन लगभग 75 to 80 टन के आसपास होता है। जैसे ही उसने लैंड किया, अगर वो सुबह 9 बजे कर रहा है जो कि पीक आवर है, तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे उस एयरपोर्ट को। ये रात के 2 बजे अगर वो लैंड करता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है कि वहाँ पे उससे पीक डिमांड नहीं होता, एयरपोर्ट आते तब भी ट्रैफिक आता रहे। तो इस तरीके से ये वाला एक चार्ज होता है जो कि वेरी करता है। एंड यही एक कारण है कि जो आपकी एयरलाइंस होती हैं वो ट्राई करती है कि बहुत जो नाइट टाइम वाली फ्लाइट्स होती हैं उस पर हल्का सा कॉस्ट कम रखे, ताकि आप अट्रैक्ट हो, आप उस प्लेन के लिए जाएँ। इफेक्टिवली उनका चार्ज बचेगा जो कि उनको एयरपोर्ट को देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्यूट फीस, और वो इसलिए नहीं ले रही कि आप बड़े क्यूट हो या मैं बड़ा क्यूट हो। बेसिकली क्यूट फीस का क्या फुल फॉर्म है? कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट। अब इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आप एक एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप जाते हैं चेकिंग काउंटर पे। अब चेकिंग काउंटर पे जब जाते हैं, वो अपना सामान जिस
विंग स्केल के ऊपर रखते हैं, आप अपना लगेज जिस विंग स्केल के ऊपर रखते हैं वहाँ पे जो वेट लिख के आता है वो एयरलाइंस ओन नहीं करती, वो एयरलाइन का ऑपरेटर जो होता है वो भी ओन नहीं करता, वो एयरपोर्ट का ऑपरेटर वो करता है। सिमिलरली जो कंप्यूटर स्क्रीन, जो कीबोर्ड, जो माउस वहाँ पे यूज़ कर रही हैं वहाँ पे एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी एयरपोर्ट्स ओन करते हैं। और वो जब भी लॉग इन करते हैं ताकि आप कोई बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे सकें या फिर आपकी और कोई समस्या हल कर सकें, उनको एयरपोर्ट्स को उन इक्विपमेंट को यूज़ करने का पैसा देना पड़ता है, जिसके लिए वो आपको चार्ज कर रहे हैं क्यूट फीस। और सिमिलरली दोस्तों आता है पार्किंग एंड हाउसिंग चार्जेस। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको एयरपोर्ट टर्मिनल से बहुत दूर कहीं उतार दिया जाता है, जहाँ पे फिर एक बस आती है जो उसमें आपको बिठा करके वो टर्मिनल तक लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि बॉस टर्मिनल से जुड़े हुए जो पार्किंग बेस है वो खाली नहीं है, बट उनका चार्ज ज़्यादा होता है। एयरलाइंस को एयरपोर्ट को उन पार्किंग बेस को यूज़ करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो वो क्या ट्राई करते हैं कि बॉस अगर पॉसिबल है, कहीं पे अगर बस की सुविधा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं टर्न अराउंड जल्दी हो सकता है, वो आपको लैंड कराएंगे थोड़े से रिमोट पार्किंग बे पे, जहाँ पे पार्किंग की फीस एयरपोर्ट को कम देनी पड़ेगी। एंड उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जनरली पता नहीं चलता है। तो इफेक्टिवली आप ज़रा ऐसे सोचो, आपको दूर उतारने से आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जो हो रही है, उसमें अगर एयरलाइन कुछ 50,000 से 60,000 रुपये को बचा लेता है और मल्टीप्लाई बाय ऑल द फ्लाइट्स दैट इट इज़ डूइंग एवरी डे, उनकी बहुत मोटी सेविंग्स हो जाती है, जो कि अदरवाइज एयरपोर्ट की कमाई होती है, लेकिन एयरलाइंस ट्राई करती है वो कमाई उनकी हो जाए। और यही नहीं, एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं थ्रूपुट फीस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एयरप्लेन में बैठते हो उसके अंदर जो फ्यूल डलता है वो एक ट्रक में आता है, और जितनी बार वो ट्रक एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर घुसेगा, जितनी बार वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसेगा, उसको थ्रूपुट फीस देनी पड़ती है एयरपोर्ट की गेट पे ही। माई पॉइंट इज दैट आप अंदर घुसो, वहाँ बैठो, वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करो, कुछ भी करो, इन दी एंड हर चीज़ का कॉस्ट बना करके आपकी टिकट प्राइस के अंदर एडेड होता है। एंड लगभग एस्टिमेट है कई सारे जिसके हिसाब से 30 to 40% आपके टिकट का जो प्राइस होता है वो घुमा फिरा के एयरपोर्ट वाले ले जाते हैं। और जो ऑयल का जो चार्ज होता है, जो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, घुमा फिरा के 70 to 80% ऑफ ऑल द मनी जो आपकी टिकट पर आपसे प्राइस किया जा रहा है वो या तो एयरपोर्ट वाले लेके जा रहे हैं या फिर सरकार के टैक्सेस या फिर तेल में चले जाता है। बचता है खाली 15 से 20%, जिसके ऊपर एयरलाइंस अपना ऑपरेशन चलाती है, चाहे वो सैलरीज देनी हो, चाहे अपने खर्चे निकालने हो, चाहे अपना प्रॉफिट बचाना हो, वो उसी में होता है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि आपकी टिकट का जो भी पैसा होता है वो कहाँ जाता है, बट अब जरा एक दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। आफ्टर ऑल हमारे इंडियन मार्केट में जो मोनोपोली बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बड़ी यूनिक है। आप यूएस का सोचो, वहाँ पे बिग 4 है, डेल्टा, यूनाइटेड, अमेरिकन, साउथवेस्ट, सबका 15 से 20% का मार्केट शेयर है। एंड अगर डेल्टा में कभी कोई इशू आए तो यूनाइटेड एब्जॉर्ब कर लेता है लोगों को, यूनाइटेड में तो साउथवेस्ट कर लेता है। सो सिस्टम जो है वो रिजिलियंट बना देता है। सेम इज हैपनिंग इन चाइना बाय द वे। वहाँ पे बिग 3 है, एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना ईस्टर्न। चाइनीज गवर्नमेंट इनफैक्ट मैंडेट करती है कंपटीशन को, वो बोलते हैं किसी भी की रूट पे मिनिमम 2 कैरियर होने चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया में 35% ऑफ द रूट्स पे तो सिर्फ इंडिको फ्लाई करता है। वहाँ पे ये रूल है कि बॉस कम से कम 2 चाहिए हमको, क्योंकि अदरवाइज वो जो रूट है वो ऑटोक्रेसी बन जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। अब यहाँ पे आता है पूरा एंगल कि कैसे इंश्योर किया गया इंडिको द्वारा कि बॉस पर्टिकुलर रूट्स पे खाली हम ही ऑपरेट करें या फिर पर्टिकुलर रूट्स पे हमारी मोनोपोली चले। कहीं 10 प्लेन होते हैं तो 9 से 8 हमारे ही होनी चाहिए। वो कैसे होता है? यहाँ पे आता है एंगल जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। इसको ज़रा डिटेल में अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल द्वारा। इमेजिन करो एक छोटी एयरलाइन है जैसे आकाशा एयर, वो डिसाइड करती है कि मैं बैंगलोर से लखनऊ के बीच में 10 बजे एक नई फ्लाइट लॉन्च करता हूँ, 4,000 रुपये की उसकी टिकट रखूँगा। इंडिगो इस डेटा को देखता है और वो क्या बोलते हैं कि बॉस वॉर मोड, वो बोलते हैं हम सडनली 3 नए फ्लाइट्स हम लॉन्च करेंगे, एक 9:30 बजे, एक 10:30 बजे और एक 11 बजे, यानी उसी के आसपास, और तीनों का रेट आउट करेंगे 4,000 से नीचे, यानी कि 3,500 रुपये पे। अब सडनली क्या होता है, इफेक्टिवली आकाशा अफोर्ड ही नहीं कर सकता वहाँ पे पैसा लूज करना, लेकिन इंडिगो उसे पैसा कमाने नहीं दे रहा है और वो अपना कुछ पैसे जलाने के लिए रेडी है, क्योंकि तब तक हम ऐसा कर सकते हैं जब तक पैसेंजर्स इंडिगो के ही ना हो जाए और आकाशा की फ्लाइट एम्प्टी उड़ने लग जाए, क्योंकि जब ये होगा आकाशा को उस रूट से बैकआउट करना पड़ेगा, उसे रूट कैंसिल करना पड़ेगा। बट बूम, आप सोच के देखो, आकाशा ने जब उस रूट पे अपनी सर्विसेज पूरे फाइनली बंद कर दी, वहाँ पे इंडिगो की बन जाती है मोनोपोली। और मोनोपोली का रिजल्ट क्या होता है, जो वो 3,500 रुपये टिकट दे रहे हैं सडनली वो 6,000 की होने लग जाती है, 7,000 रुपये की होने लग जाती है। एंड इस तरीके से इंडिगो ने जो भी लॉसेस किए थे वो आपसे रिकवर कर लेता है आने वाले टाइम पे, एंड यू बिकम द विक्टिम ऑफ मोनोपोली। बाय द वे, अब जरा सोच के देखिए ये क्यों होता है। अब इंडियन आकाशा के पास घुमा फिरा के आज के दिन लगभग 30 to 31 प्लेन्स है, इंडिगो के पास 400 से ज़्यादा है।
रिजल्ट क्या होता है, आकाशा की टॉप लाइन इतनी छोटी है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स इतने छोटे हैं, स्केल इतना छोटा है कि वो मैच नहीं कर सकता इस प्राइस वॉर को अगेंस्ट इंडिगो। तो वो अपने पैसे बचाने के लिए रूस को एग्जिट करता है। एंड सेम थिंग स्पाइसजेट ने भी बहुत बार किया है, बाकी एयरलाइंस ने भी बहुत बार किया है। लेकिन यहीं पे आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ा पैसा जो इंडिगो या फिर बाकी कोई भी एयरलाइन बना रही है वो होता है टिकट बेच करके। एक्चुअली वो जहाज बेच करके पैसा बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्रिंसिपल है जिसको बोला जाता है सेल एंड लीज बैक। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, बड़ा मजा आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैथ को जरा समझते हैं। स्टेप नंबर 1, इंडिगो क्या करता है, आपकी तरह नहीं कि हम जाके एक गाड़ी खरीद लेते हैं, मेरी तरह नहीं कि भाई एक गाड़ी खरीद लेते हैं। इंडिगो बोलता है मैं एक बार 500 प्लेन खरीदूंगा। रिजल्ट क्या होता है, एयरबस के पास जब वो जाता है, एयरबस उन्हें बोलता है भाई साहब मैं आपको बड़े डिस्काउंट दूंगा, 40-50% ऑफ। तो एक प्लेन जो कि लिस्टिंग प्राइस उसका होता है $110 मिलियन के आसपास, इंडिगो को कहीं ना कहीं मिल जाता है लगभग $60 मिलियन में। और फिर आता है आपका स्टेप 2 जिसका नाम है फ्लिप। एज सुन एज इंडिगो को प्लेन मिलने वाला होता है, डिलीवरी के लिए वो रेडी होता है, इंडिगो उस प्लेन को लेसर को भेज देता है। लेसर का मतलब किसी बैंक को या फिर किसी और लीजिंग कंपनी को जो कि शायद आयरलैंड में बैठी है, शायद चाइना में बैठी है, शायद कहीं और बैठी है। और क्योंकि इंडिगो को वो प्लेन $60 मिलियन में मिला होता है और लिस्टिंग प्राइस उसका $110 मिलियन होता है, इंडिगो उस प्लेन को $70 मिलियन में, $75 मिलियन पे सेल कर देती है और उस पर मोटा प्रॉफिट कमा लेती है। जब वो इसको लीज करती है वापस उससे, तो वो हर साल उसको थोड़ा बहुत पैसा चुकाना है, वो अपने ऑपरेशन से कमा करके चुकाते रहते हैं। ऐसे करके बिजनेस चलता रहता है। एंड इंडिगो हर एयरक्राफ्ट पे तकरीबन 70 से 80 करोड़ का इस तरह से प्रॉफिट कमाता है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा बनता है। एंड ये बड़े कमाल का आपका इनकम इसका बनता है। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, उनको बहुत सारा फ्री कैश फ्लो मिलता है टू कीप ऑन एक्सपेंडिंग, टू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर प्लेस टू द फ्लीट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू फंड द प्राइस वॉर्स जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। एंड इन सब में लेकिन एक फ्लॉ आ जाता है। वो क्या होता है, वेल वो जो लीज जो चुका रहे, जो रेंट वो चुका रहे उन प्लेन्स के ऊपर, अब वो डॉलर में होता है, लेकिन जो कमाई हो रही है मेजरली वो रुपीज़ के अंदर हो रही है। अगर रुपी क्रैश हुआ, रुपी की वैल्यू कम होते गई, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार हो रहा है, तो जो रेंट वाला बिल है जो उन्हें डॉलर में चुकाना है वो एक्सप्लोड कर जाता है, बहुत ज़्यादा बच जाता है। एंड इसी का रिजल्ट है कि इंडिगो ने रिसेंटली अनाउंस किया एक मेजर इन्वेस्टमेंट इन गिफ्ट सिटी गुजरात टू बिल्ड अ एयरक्राफ्ट लीजिंग यूनिट, जिसके थ्रू वो खुद अब एयरप्लेन्स को ओन करना शुरू करेंगे। और इसका एक और कारण है, देखो सरकार ने गिफ्ट सिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग बड़ा एक पॉलिसी मूव खेला है। उन्होंने क्या बोला, आपको हम 10 साल का टैक्स हॉलीडे दे रहे, तो उसकी टैक्स इवन बना दिया। प्लस आप एक को सिंपल सा इसमें लॉजिक समझिए, ओनरशिप। इंडिगो प्लान्स कि हम रेंटिंग वाले से ओनरशिप की तरफ जाएं, अपनी जो फ्लीट है उसमें 40% तक जो प्लेन्स हैं उसको हम ओन करना शुरू कर दें। ये क्यों किया जा रहा है इसको समझेंगे हम किंगफिशर या गो फर्स्ट के केस से। देखो ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ही एयरलाइंस बंद हो गई, ऑफकोर्स वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हुए, वो तो है ही है, बट ब्रॉड एक प्रॉब्लम क्या था, उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। लॉसेस ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि टोटली जो प्लेन्स थे वो लीज होते थे एंड रुपी काफ़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट कर रहा था और चुकाना मुश्किल रहता था। तो जो रेंटल का जो पैसा है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो अप कर रहा था। इंडिगो नहीं चाहता कि हम कल को उस पोजीशन पे पहुंचे। ऑफकोर्स उनकी कैश बैलेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अभी टाइमली उस पैसे का यूज़ करके एयरप्लेन्स को ओन करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, कल को अगर कोई बुरा सिचुएशन हुआ, से फॉर एग्जांपल कोविड जैसा कोई पैंडेमिक वापस हो जाता, अब साल भर के लिए कोई प्लेन्स नहीं उड़ेंगे, इंडिगो के प्लेन्स कोई वापस नहीं लेके जा पाएगा एंड दैट वुड मेक देम इमॉर्टल। बट अभी तक ये वीडियो जिसने भी देखा है ना, उनमें कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने जो पिक्चर बनाई वो तो परफेक्ट इनविंसिबल मशीन की है। बट अब सोच के देखो, बड़े से बड़ा जो गॉडजिला होता है उसके बॉडी पे भी स्कार्स होते हैं, तो अगर आप प्यार से अंदर झाँक के देखोगे ना, आपको यहाँ पे भी जो ब्लू वाला पूरा पेंट इंडिगो का उसके अंदर कई क्रैक्स आपको नजर आएंगे। वेल इंडिगो इज करेंगे फाइटिंग अ वॉर ऑन 3 डिफरेंट फ्रंट्स। आओ उसको ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर 1 इज इंजन क्राइसिस। देखो उनके सारे प्लेन सेम है, रिजल्ट इज सब में इंजन भी सेम लगता है और वो आते भी एक ही कंपनी से हैं, दैट इज प्रैट एंड विटनी। एंड राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग मैं ये कह रहा हूँ कि उनके 50 प्लेन्स हैं, विच इज मोर देन आकाशा और स्पाइसजेट का कंबाइंड ऑपरेशनल फ्लीट एज ऑन डेट। वो आज ग्राउंडेड है, आप सोचिए देखो। एंड इंडिगो ने प्रैट एंड विटनी के इंजन चुने थे क्योंकि फ्यूल वाइज काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बट दिस इंजन्स आर डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट जिसको बोलते हैं पाउडर मेटल का प्रॉब्लम, जिसके कारण अब इसकी प्रोडक्शन काफी धीरे हो गई है। एंड वो प्रोडक्शन धीरे हो गई है मतलब वो इंजन कम क्वांटिटीज में आ रहे हैं, एंड क्योंकि वो कम आ रहे हैं आपके प्लेन्स ग्राउंडेड रहते हैं। अब जरा आप सोचिए, आपने एक टैक्सी फ्लीट आपने खरीद ली, लेकिन उसके इंजन में दिक्कत आती है और जो मैन्युफैक्चरर वो बोलता है कि भैया इंजन धीरे धीरे आएंगे तो 200 दिन के लिए आपकी ये गाड़ियां जो है वो पड़ी रहेंगी। इंडिगो इन प्लेन्स के ऊपर पैसा लूज करता है, ये ग्राउंडेड एसेट्स है एंड दे आर फोर्स्ड टू डैम्प लीज द प्लेन्स फ्रॉम एयरलाइंस लाइक टर्किश एयरलाइंस।
उन्होंने वहां से प्लेन्स मंगाए हैं ताकि उनका स्केड्यूल चलता रहे, बिजनेस ना रुके। दिस इज मेसी, एक्सपेंसिव एंड इट ब्रेक्स द स्टैंडर्डाइजेशन मॉडल। बट क्या करें, करना तो पड़ेगा कि बिजनेस है। एंड सिमिलरली एक और प्रॉब्लम आता है, व्हेन आप सोचो 18 साल तक लगातार इंडिगो ने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन उड़ाया है, दैट इज नैरो बॉडी फ्लीट कॉल्ड A320, बट रिसेंटली दे प्लेस्ड अ हिस्टोरिक ऑर्डर फॉर 30 A350 वाइड बॉडी जेट्स। ये बड़े वाले प्लेन होते हैं, ये मैसिव है, डबल आइल्स होती है, इसमें बिजनेस क्लास भी ये लोग बनाएंगे और 15-15 घंटे दिन में ये उड़ाएंगे एक बार में लंदन के लिए, न्यूयॉर्क के लिए। दे आर गोइंग टू ब्रेक द गोल्डन रूल जो उनका था, डोमेस्टिक सीलिंग। ये बहुत कुछ रिस्क ही है, अगर ये चल गया तो बहुत बड़ा हो सकता है, पर अगर ये नहीं चला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। आप सोचिए, देखिए मार्जिन यहाँ बहुत ज़्यादा थिन है और ये अपनी जेब से पैसा लगा के इंटरनेशनल बिजनेस बनाने के लिए सब कर रहे हैं। इट्स अ मैसिव मैसिव गैम्बल। हो ये चल जाए पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आप सोचिए, देखिए वाइड बॉडी प्लेन्स नीडेड डिफरेंट सेट ऑफ पायलट्स। वहाँ पे गर्म खाना भी चाहिएगा आपको इतनी लंबी फ्लाइट के लिए, वहाँ पे ब्लैंकेट्स भी चाहिएगी, अल्कोहल भी चाहिएगा, क्योंकि आप बिजनेस क्लास को लग्जरी सर्व करने वाले हो। कंपटीशन भी अब बहुत अलग होगा। यू आर नॉट गोइंग टू कम्पीट विद डोमेस्टिक एयरलाइंस लाइक अकासा, स्पाइसजेट एटसेट्रा। आपको इंटरनेशनली एमिरेट्स, कतर एयरवेज, एयर इंडिया, सबके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अब देखो, इंडिगो नोज हाउ टू रन अ बस सर्विस, बट do they know how to run a luxury hotel in the sky? That is what the question is, because history shows that low cost carriers like Norwegian Air, they often go bankrupt when they try the long haul. It's a very very big gamble. और यहीं पे दोस्तों आता है थर्ड बिग प्रॉब्लम, विच इज द ह्यूमन कॉस्ट, जिसको हमने लाइव देखा भी कुछ दिनों पहले इन द फॉर्म ऑफ द FDTL क्राइसिस, जिसने पूरा इंडिगो का ऑपरेशन ही क्रैश कर दिया। वेल इन द एंड एक एयरलाइन को ह्यूमन चलाते हैं, एंड जो इसका प्रिंसिपल है ना, दैट वी हैव टू ट्राई फॉर 30 मिनट टर्न अराउंड, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है पायलट्स एंड क्रू के ऊपर। एंड रिजल्ट क्या होता है, पायलट्स कंप्लेन करते हैं बहुत बार क्रॉनिक फटीग की, एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट्स होने का भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। क्या वो अगर प्लेन उड़ रहा है लेकिन पायलट अपने होशो आवाज़ में ना हो, या वो किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में आ जाए, वो बेहोश हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसका फोकस सही नहीं है, दिक्कतें हो सकती है। सो दिस एफिशिएंसी मशीन इज रनिंग ऑन एग्जॉस्टेड ह्यूमंस। द पायलट्स डिसाइड टू यूनियनाइज एंड इफेक्टिवली गो ऑन अ सिक लीव स्ट्राइक। ये हम वैसे देख चुके हैं विस्तारा के केस में और अकासा के केस में भी पास में। वेल इंडिगो की जो मोनोपोली है ना, 24 घंटे के अंदर ऐसे कोलैप्स हो जाएगी, जो पहले भी देख चुके हैं अभी। एंड दैट्स व्हाई द फ्यूचर इजंट जस्ट ब्लू स्काईज, इट इन्वॉल्व्स ब्रोकन इंजन्स, रिस्की इंटरनेशनल बेट्स एंड अ वेरी वेरी टायर्ड वर्कफोर्स। तो ये सारी कहानी अभी हमने यहाँ कवर करी, इसका आउटकम क्या बनता है? आउटकम इज वेरी सिंपल। Indigo is a masterpiece of execution. They are the Amazon of the Indian skies. Consistent, efficient, reliable. ये हर कोई मानता है. But for India as a nation, this dominance is a big, big risk. We are living in a country जहाँ पे 60% से ऊपर जो आपके रूट्स हैं, उस पे बेसिकली पूरी तरह से इंडिगो का अजीन हक बना हुआ है। ज़रा सी दिक्कत ही, कोई सगर उनका कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सिस्टम डाउन हो गया, हमारे स्काईज पूरे डार्क चले जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। We need the Tata Group and Air India to succeed. We need the Akasas to succeed. We need more of such airlines to come up. Not because हमें वो पसंद है, but because backup plan ज़रूरी है, इंडस्ट्री की resilience ज़रूरी है। A country of 140 crore people, they can't be flying on a single wing. So overall, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बाद मेरी आपको दो ही एडवाइस है। नंबर 1, जो आपका टिकट प्राइस का ब्रेक डाउन है उसको इग्नोर मत करिए। आगे से देखिए कि कितना प्राइस एयरपोर्ट वाले लेके जा रहे हैं, किस किस हेडर के नाम पर, कितना प्राइस एक्चुअल में एयरलाइन को मिलता है। यू वुड बी सरप्राइज और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड सेकंड थिंग इज बी प्रिपेयर्ड। अगर आप किसी भी मोनोपोली रूट पे फ्लाई करने जा रहे हो और अब लास्ट मिनट बुकिंग्स के भरोसे बैठे हैं, दिक्कत आ सकती है कि कल को इंडिगो ने किसी भी कारण कैंसिल किया, आपको प्रॉब्लम आएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज हमने डिकोड किया है इंडिया के एविएशन इकोसिस्टम का पूरा सच, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप एंड बॉटम। तो इसी बात पे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे क्यूरियस एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। सब्सक्राइब टू द चैनल ग्रो एज विद जयंत मुद्रा, यानी मेरे साथ।